प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं गोविंद सर। आज हम रासो साहित्य वीर गाथा काल को पढ़ेंगे। इससे पहले हम धर्माश्रित काव्य जैसे सिद्ध, जैन और नाथों पे चर्चा किए और तीनों का एक अलग अलग वीडियो हम बनाए। तो आज की वीडियो में हम रासो साहित्य पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ बिंदुओं पे चर्चा कर देना उचित समझते हैं। जितने भी रासो ग्रंथ वीर गाथा काल के या आदि काल के जितने भी रासो ग्रंथ हम आपको बताएंगे, उसकी भाषा क्या होगी? राजस्थानी हिंदी। या देश भाषा काव्य। क्योंकि कभी कभी प्रश्न ही पूछ लेता है कि परमाण रासों की भाषा क्या है, खुमार रासों की भाषा क्या है। तो इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी हिंदी। और आप लोग इस समय बहुत लापरवाही कर रहे हैं। लॉकडाउन धीरे धीरे अब खत्म होने वाला है। परीक्षाएं कभी भी शुरू हो सकती हैं, इसलिए आप लोग लापरवाही न करें। जो भी वीडियो आपको दिए जा रहे हैं उसको आप लोग तैयार करते रहें। आइए आज हम शुरू करते हैं रासो साहित्य। इसके पहले वीडियो में हम बता दिए थे रासो शब्द की उत्पत्ति। रसायन से किसने मानी, रहस्य से किसने मानी, राजसूय से किसने मानी, किसका मत सर्व प्रमाणिक था, रास शब्द रासो कैसे बना, ये भी हम आपको बता दिए थे कि राजस्थानी के कारण ओकार की प्रवृत्ति आने से यह रास क्या बना? रासो बना। आज हम चर्चा करेंगे रासो ग्रंथों की, जिसमें पहला ग्रंथ है खुमार रासो। खुमार रासो। समय 9वीं सदी। समय क्या है? 9वीं सदी। देखिए, यह 5000 छंदों का ग्रंथ है। इसमें कितने छंद हैं? इसमें कुल 5000 छंद हैं। इसमें चित्तौड़ नरेश, खुमार के युद्धों का वर्णन है। खुमार के युद्धों का वर्णन है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। यहां से दो ही प्रश्न बनते हैं कि 5000 छंदों का विशाल काय ग्रंथ कौन है? तो खुमार रासो। खुमार रासो किसने लिखा? ये प्रश्न बड़ा जरूरी है। तो इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? इस ग्रंथ के रचयिता हैं दलपति विजय। इस ग्रंथ को किसने लिखा? दलपति विजय ने। अब इस ग्रंथ से पक्ति है जो पूछा जाता है, वो पक्ति क्या है? पीयू चित्तौड़ न आवियु
सावन पहली तीज, सावन पहली तीज, जोहे बाट बिरहिणी, खिण खिण आवे खीज। इस पद को ध्यान दीजिएगा। देखिए राजस्थानी भाषा है। पियु चित्तौड़ न आवियु, सावण, सावन को सावण, वहां न की जगह पे ण की प्रवृत्ति मिलती है। पियु चित्तौड़ न आवियु, सावण पहली तीज, जोहे बाट बिरहिणी, खिण खिण आवे खीज। ठीक है, ये है खुमार रासो। अब आइए आगे हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारा है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो। समय है इसका 12वीं सदी। इसके रचयिता हैं नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो के 4 खंड हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग या 4 खंड हम कर सकते हैं। अब यहां से पूछ लेता है कि प्रथम खंड में क्या है, द्वितीय खंड में क्या है, तृतीय खंड में क्या है, चतुर्थ खंड में क्या है। तो इसके प्रथम खंड में भोज परमार की पुत्री राजमती का बीसल देव से विवाह। पहले खंड में क्या है? भोज परमार की पुत्री राजमती। इसमें नायिका कौन है? राजमती। और नायक कौन है? बीसलदेव। बीसलदेव का नाम है विग्रहराज चतुर्थ। आप इतिहास में पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ का नाम मिलता है। तो पहले खंड में भोज परमार की पुत्री राजमती का बीसलदेव से विवाह है। अब देखते हैं द्वितीय खंड में क्या है। तो इसके द्वितीय खंड में बीसलदेव उड़ीसा की रण यात्रा करता है। दूसरे खंड में क्या है? बीसलदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ उड़ीसा की यात्रा पे, युद्ध यात्रा पे जाता है। अब तीसरे खंड में क्या है? तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन। राजमती का विरह वर्णन तथा 12 मासा का प्रयोग है। 12 मासा का प्रयोग इस ग्रंथ में है, जो कार्तिक महीने से शुरू होता है। किस महीने से? कार्तिक महीने से। जब आप पद्मावत पढ़ेंगे तो पद्मावत में जो 12 मासा का वर्णन देखने को मिलता है वो किस महीने से मिलता है? आषाढ़ महीने से। चढ़त आषाढ़ गगन घन बाजा, ये पंक्ति पद्मावत में है। लेकिन यहाँ बीसलदेव रासो में जो 12 मासा का वर्णन मिलता है वो किस महीने से है? कार्तिक महीने से। अब आइए देखिए 12 मासा होता क्या है। एक होता है 12 मासा, और एक होता है षट ऋतु वर्णन। इन दोनों को आइए समझ लेते हैं।
12 मासा वियोग श्रृंगार में होता है, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार, जबकि षड ऋतु संयोग श्रृंगार में होता है। 12 मासा में जब कोई नायक अपनी नायिका से दूर जाता है तो 12 महीने उसके वियोग के क्षण को दिखाया जाता है। उस शैली को हम क्या कहते हैं? 12 मासा नाम देते हैं। इसमें 12 महीने के पूरे वियोग का चित्रण मिलता है और इसका प्रधान रस क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। आप देखेंगे वियोग की 4 अवस्थाएं और 10 दशाएं होती हैं। उन्हीं 4 अवस्थाओं और 10 दशाओं के मेल से क्या बनता है? 12 मासा बनता है, जो हम आपको रस जब पढ़ाएंगे तो वहां पे इसकी चर्चा हम करेंगे। फिर आज षड ये संयोग श्रृंगार में होता है। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इसके तीसरे खंड में जो है राजमती का वियोग वर्णन देखने को मिलता है, और जो कार्तिक महीने से 12 मासा की शुरुआत की गई है। अब चौथे खंड में क्या है? भोज परमार अपनी पुत्री राजमती को वापस अपने घर ले जाते हैं। अभी 12 मासा है, 12 महीने रोज होकर के दुबली पतली हो गई होगी। भोज परमार आए, उससे उसका दुख नहीं देखा गया और उसको वापस इसके मायके लेकर के चले गए। ठीक है, तो ये है विषम देव रासो। लेकिन आगे देखते हैं, ये जो ग्रंथ है इसका जो मूल वर्ण है वो वीर न होकर के श्रृंगार है। इसलिए यहां से प्रश्न पूछा जाता है, इस ग्रंथ का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार, और यह गेय काव्य है। प्रश्न पूछा जाता है किस ग्रंथ का मूल वर्णीय विषय वीर न होकर के श्रृंगार है। और कल हम आपको बताए हुए थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का नाम वीर गाथा काल दिए हैं, उसमें एक पुस्तक विषम देव रासो, जिसका मूल विषय वस्तु वीर रस न होकर के श्रृंगार रस में लिखा गया है। शेष 2 ग्रंथ जैसे खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली क्षणिक प्रभाव डालती हैं। शेष 9 ग्रंथों में वीर रस का प्रयोग है, इसलिए हम आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। किसका प्रधान रस क्या है? श्रृंगार है, और यह एक लोक गेय काव्य है। इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी हिंदी। अब आइए इसकी एक पंक्ति है, देखते हैं। पंक्ति है 1272 मझारी, जेठ सदी नवमी बुधवार, नाल रसायन आरंभई, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। ये भक्ति विषम देव रासो से है। अब यहां पूछता है कि 1272 का अर्थ क्या है? तो 1272 का अर्थ है 1212 ईस्वी, 1272 मत समझ लीजिएगा। ठीक है, और इसी रसायन शब्द के कारण शुक्ल जी
रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रसायन शब्द से मानते हैं। अब आइए हम लोग अगला रासो ग्रंथ देखते हैं, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका नाम है परमाण रासो। इसे हम आल्हा खंड या आल्ह खंड भी कहते हैं। तो तीसरा हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? परमाण रासो। परमाण रासो या आल्ह खंड। समय इसका क्या है? 12वीं सदी। इसके लेखक कौन है? जगनिक। मूल ग्रंथ अप्राप्य है, यानी मूल ग्रंथ इसका प्राप्त नहीं है। इसमें केवल एक ही खंड मिलता है, जिसका नाम क्या है? आल्ह खंड, और पूरी पुस्तक इसकी प्राप्त नहीं है। यह मूल ग्रंथ अप्राप्य है। अब आप देखिए, इस आल्ह खंड का प्रकाशन, आल्ह खंड का प्रकाशन, आल्ह खंड का प्रकाशन फर्रुखाबाद से किसने कराया? इलियट ने करवाया। इलियट, चार्ल्स इलियट आल्ह खंड का प्रकाशन कहां से कराया? फर्रुखाबाद से। बिहार से इसका प्रकाशन किसने करवाया? ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहार से आल्ह खंड का प्रकाशन कराया। और बुंदेलखंड से इसका प्रकाशन विंसेंट स्मिथ ने करवाया। विंसेंट स्मिथ जी इस ग्रंथ का प्रकाशन कहां से करवाए? बुंदेलखंड से। तो प्रश्न पूछा जाता है कि चार्ल्स इलियट आल्ह खंड का प्रकाशन चारण भाटों की सहायता से कहां से करवाया? तो फर्रुखाबाद से। ग्रियर्सन ने आल्ह खंड का प्रकाशन कहां से किया? बिहार से। विंसेंट स्मिथ बुंदेलखंड से इस ग्रंथ का प्रकाशन किए। अब देखिए, यह ग्रंथ मूल रूप से वीर छंद में लिखा गया ग्रंथ है, जिसे हम आल्हा छंद भी कहते हैं। यह ग्रंथ किस छंद में लिखा गया है? छंद इसका क्या है? वीर छंद। वीर छंद, जिसे हम क्या कहते हैं? आल्हा छंद। आल्हा छंद में यह ग्रंथ लिखा गया है। इस ग्रंथ में ध्यान दीजिएगा, इस ग्रंथ में पुनरुक्त की भरमार तथा अतिशयोक्ति वर्णन इतना अधिक है कि यह ग्रंथ हास्यास्पद ग्रंथ बन गया। युद्धों का इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन और पुनरुक्त की भरमार, यानी बार बार वही उक्ति, बार बार वही कथन जहां दोहराया जाए उसे पुनरुक्ति कहते हैं। तो पुनरुक्ति की भरमार और अतिशयोक्ति वर्णन इस ग्रंथ को क्या बना दिया? हास्यास्पद बना दिया। आइए देखते हैं इसके कुछ छंद। जैसे पहला छंद है, 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार। 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। इसका एक छंद और है, थप्पड़ मारे जहियूटन के। थप्पड़ मारे जहियूटन के चारों टांग चित्त हो जाए। थप्पड़ मारे जहियूटन के चारों टांग चित्त हो जाए। अरे अरे गोला छूटे सरसर तीर रहे सन्नाए। गोला मारे जहि हाथी के
मानो चोर से रमा जाए। तो इस तरीके की जो पंक्तियां यहाँ पे मिलती हैं, अतिशयोक्ति वाली लाइनें, यही इस ग्रंथ को हास्यास्पद बना दिया। ठीक है, लेकिन यहां से जो पंक्ति है 12 वर्ष ले कुकुर जिए अब 13 ले जिए सियार, ये पंक्ति बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इस पंक्ति का संबंध किस ग्रंथ से है, तो परमाल रासो। अब आइए देखिए, यह ग्रंथ या यह काव्य बुंदेलखंड और वैशवाड़े में पावस ऋतु में गाया जाता है। पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु में यह ग्रंथ बुंदेलखंड और वैशवाड़े में यह ग्रंथ ज्यादा चर्चित है। इसकी प्रधान भाषा राजस्थानी हिंदी है। आ गया समझ में? अब आइए, अगला ग्रंथ हमारा है जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश, समय 12वीं सदी। इसके लेखक हैं भट्ट केदार। इस ग्रंथ में करौली नरेश जयचंद के युद्धों का वर्णन मिलता है। किसके युद्धों का वर्णन? जयचंद के युद्धों का वर्णन मिलता है। समय 12वीं सदी, लेखक भट्ट केदार। अगली रचना है जयमयंक जस चंद्रिका। समय 12वीं सदी, लेखक इसके मधुकर कवि। इस ग्रंथ में भी जयचंद के युद्धों का वर्णन है और इन दोनों की जो भाषा है वो क्या है? राजस्थानी हिंदी। अगली रचना है विजयपाल रासो। समय 13वीं सदी, लेखक नल सिंह। विजयपाल रासो किसने लिखा? नल सिंह। इसमें महाराज विजयपाल के युद्धों का वर्णन है इस ग्रंथ में और भाषा इसकी राजस्थानी हिंदी। अगली रचना है हमारी हमीर रासो। समय 14वीं सदी, रचयिता सारंगधर। कौन लिखा? सारंगधर जी यह ग्रंथ लिखते हैं और इसमें हमीर देव के युद्धों का वर्णन मिलता है। अब एक ग्रंथ हमारा छूटा है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। 12वीं सदी की रचना है। इस ग्रंथ को हम इसलिए यहाँ पे रोक लिए क्योंकि इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि रासो साहित्य से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं या तो सीधे रचनाकारों का नाम पूछ लेगा। जयचंद प्रकाश किसने लिखा, विजयपाल रासो किसने लिखा, हमीर रासो किसने लिखा, लेकिन तीन ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक तो भीषणदेव रासो, एक परमाल रासो, एक पृथ्वीराज रासो। टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले बच्चे इन्हीं तीन ग्रंथों पे विशेष ध्यान अपना रखें, क्योंकि इन तीन ग्रंथों के अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला वीडियो हमारा पृथ्वीराज रासो पर होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे जा करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्राप्त हो। अगले वीडियो में हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो पे। धन्यवाद।